हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज हमारा चल रहा है शायद थर्ड वाला। हाँ, एक्सरसाइज 3.3 हम लोग देख रहे हैं। सो 3.3 के अंदर क्वेश्चन 7, पहले 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अभी 8वां क्वेश्चन है, 9वां और 10वां। 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज ये एक्सरसाइज खत्म ही कर देंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि हम लोग परम्यूटेशन का अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज्ड एज y and t are together, y is next to t। देखिए आपको करना क्या है बेटा, सिंपली है। देखो हम लोग अभी परम्यूटेशन देख रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि ये एग्जांपल परम्यूटेशन का है, लेकिन एग्जाम में आपको ये बताया नहीं जाएगा कि ये एग्जांपल परम्यूटेशन से रिलेटेड है, ये कॉम्बिनेशन से। तो वहां पर तो आपका टारगेट रहेगा, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एग्जांपल परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब कॉम्बिनेशन के एग्जांपल आएंगे तो आप दोनों का डिफरेंस समझ पाएंगे कि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन वाला सीन होता है, यहाँ पर अरेंजमेंट वाला होता है। तो ये तो पहली बात समझ जाएंगे आप लोग। दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज्ड एज। हिस्ट्री ये वर्ड है आपके पास, इसके अंदर कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लेटर्स है, इनको आपको इस तरीके से अरेंज करना है और आपको डिफरेंट अरेंजमेंट बताना है। किस चीज के लिए, इन कंडीशंस के लिए। तो पहला कंडीशन है मेरे पास, जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे हिस्ट्री के इन लेटर्स को अरेंज करना है और कितने अरेंजमेंट्स बना सकता हूं मैं डिफरेंट, ये मुझे बताना है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए वाले एग्जांपल में आपको पूछा है कि y and t आर टुगेदर। जब आप हिस्ट्री इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करने वाले हो, तब आपको इस केस को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना है कि y and t दोनों को साथ में रखना है। अब आपको पता है कि जब भी साथ में चीजों को रखना पड़ता है तो तब उसका परम्यूटेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं बेटा, 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोगों को साथ में रखना है, 2 लोगों को, t एंड y को। तो इसमें से कितना सेपरेट होगा, 2, और फिर कितना ऐड होगा, 1। आपको पता नहीं कैसे किया जाता है, मैंने इसके पहले ही बताया था। देखो 2 लोगों को साथ में रखना है, इसका मतलब दोनों का एक गठरी बनाया जाएगा। अब 7 लोग थे टोटल, उनमें से 2 को आप एक ही समझने लगे हो, ठीक है ना। तो बचे कितने, मतलब टोटल लोग कितने बन गए, फिर 6 लोग बन गए। और इसी को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर लेते हैं। अब जो 2 लोगों को एक गठरी में बांधा है, बेसिकली वो गठरी में मैं वैसे ही बोल देता हूँ। गठरी का मतलब होता है कि अगर वो 2 लोग ऐसे हैं यहाँ पर, तो वो आपस में पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं। तो वो दोनों आपस में किस वे से बंधे जा सकते हैं, कितना अरेंजमेंट हो सकते हैं उनका आपस में, तो वो होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका पहले का कितने टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे, इतने होंगे। देयर इज 2 फैक्टोरियल इनटू दिस। सो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 into 7 + 1 8, 8 - 2 6 फैक्टोरियल। सो फाइनली आपका आंसर है 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सो इतने डिफरेंट वेज से आप इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनके लेटर्स का अरेंजमेंट कर सकते हो। समझ में आ रही बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें इसी वर्ड के अंदर के लेटर्स को अरेंज करना है, लेकिन इस समय हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब इस वाले और ऊपर वाले कंडीशन में क्या फर्क है, देखो ऊपर वाले कंडीशन में y और t दोनों साथ में थे, लेकिन ये नहीं पता था कि y पहले चाहिए और t बाद में चाहिए, या फिर कैसे पहले t चाहिए और फिर y चाहिए। लेकिन अब क्या कहा है, दोनों को साथ में बांधना है। और किस तरीके से बांधना है, y इज नेक्स्ट टू t, मतलब y पहले है t के। जब आप हिस्ट्री के अंदर y एंड t को साथ में लिखेंगे तो इनका अरेंजमेंट लिखना जरूरी नहीं, मतलब ये आपस में चेंज नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए मैं एक अरेंजमेंट लिख के बताता हूँ, आपको क्या करना है, इन वर्ड्स इन लेटर्स का अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग पोजीशन। तो लेकिन सेकंड कंडीशन कहती है कि y इज नेक्स्ट टू t। इसका इस वर्डिंग, इस फ्रेज का मतलब समझते जाओ। y इज नेक्स्ट टू t का मतलब होता है y पहले और t बाद में, है ना। तो ये मतलब ये जिस तरीके के फ्रेज होते हैं, इनका असल काम होता है, ये यहाँ पर ठीक है थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो गया तो कोई मतलब नहीं उसका,
हमें यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि दोनों का पोजीशन फिक्स है। अगर आप इस वर्डिंग को नहीं भी समझ पाते, आप टी को पहले मान लेते हो, वाई को बाद में मान लेते, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका पोजीशन फिक्स है। हमें बस इससे इतना ही करना है, क्योंकि हमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। अब इस वाले केस में भी y और t साथ में है, लेकिन ये वाला सीन वहां पर क्रिएट नहीं होगा। y और t को साथ में लेना है, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। y और t को साथ में लेंगे तो 7 टोटल लेटर्स है, उसमें से 2 सेपरेट कर दो, 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो इतना फैक्टोरियल बनेगा अरेंजमेंट। और पहले केस में हम लोग क्या करते थे, 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, क्यों, क्योंकि वो आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे। लेकिन यहाँ पर आपस में इंटरचेंज क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि y का फर्स्ट पोजीशन फिक्स है और t का सेकंड पोजीशन फिक्स है। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए जब इन लोगों को साथ में रखना है, इन लोगों को साथ में रखने का मतलब, इन लोग y इज नेक्स्ट टू t का मतलब क्या, ये इसी पोजीशन में आते रहेंगे। अब इसी पोजीशन में कहीं पर भी क्यों ना आए, कोई भी 2 लेटर के बीच में आ सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो इसके वजह से जब आप इसका फैक्टोरियल, इस केस का फैक्टोरियल निकालेंगे, तब क्या होगा, सिर्फ ये वाला आंसर रहेगा। इसके अंदर 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सो बी का आंसर है दिस, दैट इज 6 फैक्टोरियल ओनली। तो इसका जो भी कैलकुलेशन है दैट विल बी द आंसर। 6 5 4 मल्टीप्लाई करते जाओ। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के अंदर सी केस दिया हुआ है, इन दोनों को हटा देता हूं मैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। देखो नो रेस्ट्रिक्शन वाला केस तो सबसे सिंपल वाला होता है। नो रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई मतलब ही नहीं है उनका, सीधा सीधा कहना है कि हिस्ट्री एक वर्ड है जिसके अंदर जितने भी लेटर्स है उसके आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। तो ये नो रेस्ट्रिक्शन वाला है। नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स है इसके अंदर, 7। तो बस बात खत्म। 7 लेटर्स को 7 जगह पर 7 डिफरेंट वे से लिख सकते हो, मतलब 7p 7 वेज से, है ना। तो ये सिंपली बन जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7p 7। नो रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, 7p 7 दैट इज 7 फैक्टोरियल। सो आपके पास यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप हिस्ट्री के अंदर के सारे लेटर्स को 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिगिन एंड एंड विथ वोवल। ये बिगिन एंड एंड होता है विथ वोवेल, वोवेल, वोवल, जो बोलना है बोलो आपको, ठीक है। तो अब आपको हिस्ट्री इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करना है, आपको ऐसी डिफरेंट अरेंजमेंट देखनी है कि जिसके अंदर आप जो भी वर्ड लिखेंगे इंटरचेंज करके पोजीशंस को, उसके अंदर हमारी कंडीशन ये है डी के अंदर कि वो वर्ड एंड एंड बिगिन विथ वोवेल होना चाहिए। तो सबसे पहले इस वर्ड के अंदर कितने वोवेल्स है वो देखते हैं। टोटल इंग्लिश के अंदर कितने वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इनमें से इसके अंदर कितने है, वो है, आई है, और कोई है नहीं, नहीं है। तो इसके अंदर 2 ही वोवेल है। और कंडीशन क्या है कि अभी आपको इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को अरेंज करना है, अलग अलग पोजीशन पर रख के कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते देखने। लेकिन कंडीशन है कि आपको उस वर्ड को बिगिन एंड एंड करना है वोवेल के साथ में। मतलब क्या हुआ कि जब आप ये 7 लेटर वाला वर्ड लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्सेस आपने डाल दिए, मतलब 7 पोजीशन से 7 लेटर्स की। तो इसमें ये पोजीशन एंड ये पोजीशन फिक्स है, किसके लिए, तो 5 लेटर इसके अंदर आएंगे, और पहला और लास्ट पोजीशन जो है वो फिक्स है वोवेल्स के लिए। आपके पास कितने वोवेल्स है, 2 वोवेल्स है, ठीक है। तो ये जो 2 वोवेल्स है ये कितने तरीके से फिल किए जा सकते हैं, इन 2p2 वेज। 2 वोवेल्स 2 जगह, सो 2p2 वेज से ये भरा जाएगा। इनटू जो बीच वाले हैं कितने बचे, 5 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं, और जगह भी आपके पास 5 ही है, ठीक है। तो 5 जगह 5 से भरी जा सकती है, तो वो बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फिर 5। सो आंसर आएगा आपको 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो जो भी आएगा आपको कैलकुलेट करके लिखना है। एक बार आंसर चेक किया जाए। ठीक है, सही है, समझ आई ना बात। अब इसी में आगे देखिए, एंड इन एसटी, जो आप वर्ड बना रहे हो इसके अलग अलग अरेंजमेंट से लेटर्स की, सो दैट वर्ड मस्ट एंड इन एसटी। मतलब अब जो आपका वर्ड बनेगा तो इस वर्ड में 7 लेटर वर्ड में
लास्ट की दो पोजीशन पर आना चाहिए यस एंड टी। इधर आप जो मर्जी करो, इधर कोई भी किसी को चेंज करो, लेकिन आखिर में आपके पास ये दो आने चाहिए। अब बात समझ लो यहाँ पर क्या हो रही है। देखिए ये लास्ट की दो पोजीशन रिजर्व है यहाँ पर, और वो भी कैसी रिजर्व है, लास्ट में टी ही आएगा और सेकंड लास्ट पोजीशन पर एस ही आएगा। समझ लो बात को, मतलब दिस विल फील इन ओनली वन वे, ठीक है, और ये भी फील किया जाएगा ओनली वन वे, दैट इज 1p1, क्योंकि आपके पास लास्ट पोजीशन पर आपको टी ही रखना है और टी में से लेंगे तो 1p1 दैट इज 1 आएगा। सो दिस विल फील इन वन वे। लेकिन जो बचे हुए 5 है वो 5 लेटर से 5 फैक्टोरियल बेस से भरे जा सकते हैं, 5p 5 बेस से, दैट इज इसका आंसर क्या बनेगा फिर 5 फैक्टोरियल। क्योंकि ये जगह फिक्स हो गई तो दो के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। आपको जो वर्ड्स बनाने हैं उस वर्ड में आपके आखिरी दो लेटर्स एस टी ही होने चाहिए, मतलब एस और टी फिर लेने का मतलब ही नहीं है ना। तो ये पोजीशन आपके काम में आएगी, ये दो खाली जगह, क्योंकि इस जगह पर एसी आएगा और इसमें टी आएगा, तो ये तो बात खत्म ही हो गई, इसके बारे में सोचना नहीं। सोच किसकी जगह पे सकते हो, ये जो 5 जगह खाली है आपके पास, इन 5 जगह पर आप इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर किसी भी जगह पर रख सकते हो। तो ये कितने अलग अलग तरीके से लिखेंगे उस हिसाब से आपके वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि आखिरी वाला तो फिक्स हो चुका है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो इसकी है, तो ये जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उतने अलग वर्ड्स बनेंगे। और ये पॉसिबिलिटीज कितनी है, 5 लेटर्स 5 स्पेसेस, देयरफॉर 5 की 5 वेज दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो ई का आंसर आएगा आपका, कितने अलग वर्ड्स बन रहे हैं, 5 फैक्टोरियल बन रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अब यहां पर देखिए, बिगिन विथ एस एंड एंड विथ टी, बिगिन विथ एस एंड ये भी वही है। देखो आप लास्ट में दो पोजीशन रिजर्व करके रखो या फिर आप शुरुआत का एक रिजर्व कर रहे हो। अब आप एफ के अंदर क्या कर रहे हो, आपका कहना है कि जो 7 लेटर वाला वर्ड है आपका, ठीक है, जो 7 लेटर वाला वर्ड है, पहले आपने लास्ट की दो पोजीशन रिजर्व करके रखी। अब आप क्या कर रहे हो, पहले पोजीशन पर आपने रखा है एस और लास्ट की पोजीशन पर आप बोलते हो टी आएगा। अब आपके पास बचे 5 चांसेस और 5 लेटर्स, so these can be filled in 5 different ways, so there are 5 factorial different words made from these 7 letters, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट को आपने असाइन करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, तो बाकी बचे हुए जगहों पर ही जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे। समझे बात को, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा आपको सोचना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेशन करके आप पीछे आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो मैं हटा सकता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th के अंदर हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड सोलापुर सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटली। आप ये एग्जांपल ध्यान से देखना, इसके अंदर बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि अरेंजमेंट के बारे में क्या पूछा गया आपको। आपके पास एक वर्ड है सोलापुर, सोलापुर पता है ना, सोलापुर की लैंग्वेज बहुत सही है ना। ऐसे लगता है झगड़े कर रहे लोग जब वो बात करते हैं। कभी सोलापुर जाएंगे ना तो देखना बात करके, अपने को ऐसा लगेगा, अगर आप मराठवाड़ा से तो आपको ऐसे लगेगा यार ये आदमी झगड़ा कर रहा है क्या मेरे साथ। वो बोलते हैं सिंपल वे से, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, उनका एक्सेंट ऐसे होता है, तो लेकिन बोलते वो प्यारे तरीके से है ना। तो जब भी सोलापुर जाएंगे देख सकते हो आप। तो ठीक है, सोलापुर है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड सोलापुर सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटली। कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल जो है वो अल्टरनेटली प्लेस होने चाहिए। इस तरीके से आपको सोलापुर वर्ड के अंदर के लेटर्स को अरेंज करना है, और ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट आप बना सकते हो ये आपको बताना है ना। तो अब इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले तो देखी जाए तो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। अब अगर 7 लेटर्स है तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स इसको अल्टरनेटली लिखना है। तो तरीका क्या हो सकता है,
पोजीशन कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पोजीशन है। अब 7 पोजीशन में आपको कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स को अल्टरनेटली लिखना है। तो सबसे पहले गिनिए कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं और वोवेल्स कितने हैं। तो ये है वोवेल, ये वोवेल है और ये भी वोवेल है और बाकी बचे 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो आप लोग को याद है एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर ऑल्टरनेट बिठाना था, मतलब 2 लड़कियां साथ में नहीं हो सकती थी किसी फोटोग्राफ में, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना। उस क्वेश्चन में लॉजिक अलग था। यहां पर कंपलसरी ऑल्टरनेट आना चाहिए, क्या? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। यहां पर ऐसे नहीं हो सकता कि आप अगर ठीक है हमने ये पढ़ लिया कि अच्छा भैया कॉन्सोनेंट और वोवेल्स अल्टरनेट होने चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, चलिए मान लेते हम लोग 4 जगह पर हम लोगों ने कॉन्सोनेंट दे दिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नहीं, ऑड प्लेसेस पे हम लोगों ने कॉन्सोनेंट लिख दिया। ये ऑड प्लेसेस है ना मेरी 1, 3, 5 एंड 7। अब आपको रखने हैं वोवेल्स। अब वोवेल्स कहाँ रखेंगे आप? यहाँ पर रख रहे हो, यहाँ पर रख रहे हो, यहाँ पर रख रहे हो, तो ये सही है, ये सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इवन जगह पर कॉन्सोनेंट्स को रख दिया, यहाँ पर, ठीक है, कितने कॉन्सोनेंट्स आपके पास? मतलब इवन और छोड़ दीजिए, आपने इस तरीके से कॉन्सोनेंट लिख दिया। अब आप वॉवल्स को रखना चाहते हो, अब वॉवल्स को रखना आपने स्टार्ट कर दिया यहां से, ठीक है। अब होगी क्या गलती कि अगर आप लोग यहां पर सबसे पहले, हाँ मैं ये बताना चाहता था कि अगर हम लोग ये इसको इवन ऑड को छोड़ दो, हम सीधा सीधा सोचेंगे कि मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट्स है, 3 वोवेल्स है, तो अगर मैं 4 कॉन्सोनेंट्स पहले लेता हूं और फिर वोवेल्स को प्लेस करने की बात करता हूं, तो वोवेल्स को मैं इन 5 जगहों पर प्लेस कर सकता हूं, सही है। लेकिन दिक्कत क्या होगी, सोचना है, जब मैं 4 वोवेल्स को पहले लिख रहा हूं, सॉरी 4 कॉन्सोनेंट्स को पहले लिख रहा हूं और फिर 3 वोवेल्स लिख रहा हूं, तो मान लीजिए किसी बंदे ने ये जो आपके 4 कॉन्सोनेंट्स है यस, एल, पी एंड आर लिख दिया। अब ये लिखने जा रहा है 3 वोवेल्स और वो है ओ ए यू, तो इसने यहाँ पर एक लिखा, यहाँ पर एक लिखा, यहाँ पर एक लिखा, तो ये बन गया आपका वर्ड। इसके अंदर का मैं गैप हटा देता हूँ, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में अगर आप सोच रहे हो तो गलती कहाँ हो रही पता है? ऑल्टरनेट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स शुरुआत में आ रहे हैं, बाद में 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए। ऑल्टरनेट है कि इनके अंदर वोवेल्स है क्या? नहीं है, इसलिए ये वाला अरेंजमेंट आप सोच नहीं सकते हो। इसके अंदर सही वाला अरेंजमेंट कौन सा है? पहले आप वोवेल्स को लिखिए, मतलब ओ ए एंड यू, ये तीनों को लिखिए, फिर बचे हुए जगह पर आप क्या लिख सकते हो? कॉन्सोनेंट्स लिख सकते हो। तो कॉन्सोनेंट्स आपके क्या है? जो वर्ड उन्होंने खुद दे रखा है 16 को, ये आइडियल तरीके से। तो आप लोगों को क्या करना है, इन तीन जगह पर आपके पास 3 जगह है और 3 वॉवेल्स है, सो 3p 3 वेज से इनकी जगह आपस में बदल सकते हैं ये लोग, और ये जो बचे 4 लोग हैं, ये 4, सो ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते। जैसे अभी यहाँ पर ऐसे, तो बाद में यहाँ पर ऐसे लेना, यहाँ पर ऐसे लेना, मतलब ये 4 अपनी अपनी जगह पर इधर से उधर होंगे और ये 3 अपनी अपनी जगह पर इधर से उधर होंगे। तो ये 3p 3 वेज से अपना अरेंजमेंट करेंगे और ये 4p 4 वेज से अपना अरेंजमेंट करेंगे। 4 लोग हैं और 4 पोजीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल वेज आपके डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे 16 वर्ड्स में से निकाले हुए लेटर से। इन 7 लेटर से आप इतने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो जिसके अंदर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स विल कम अल्टरनेटली, ठीक है, अल्टरनेटली आ जाएंगे। तो इस तरीके से सोचना है आपको। गड़बड़ कब हो जाएगा? अगर आप इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट सोचते हो, क्योंकि आपके पास कॉन्सोनेंट ज्यादा है, तो अगर आप वॉवेल्स को पहले लेते हो, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट, तो फिर बिगड़ जाएगा काम, क्योंकि आपको हर जगह पर जब आप देखें तो जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ऑल्टरनेट। ये ऑल्टरनेट तब नहीं आएगा अगर आप स्टार्ट करते हो वॉवेल से, समझ में आई बात?
तो बस एक ही तरीका है यहाँ पर इसके अंदर, और इससे आपका आंसर सही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो आप इसका कैलकुलेशन करके देखना, आंसर आपको सही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। 10th के अंदर बेटा आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, अब हमें 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं, लिखने हैं। किन डिजिट से बनाने हैं? ये वाले डिजिट्स 1 2 4 5 6 8, इतने डिजिट से इनमें से कोई भी 4 डिजिट्स को लेके आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप कितने बना सकते हो? कंडीशन नीचे दी है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर सकते हो, एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा भी था कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। तो पहला कैसे डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब आपको देखो कंडीशन ये है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट से? 6 डिजिट से। तो NPR मतलब 6p4। अगर रिपीटिशन है तो 6 raised to 4 आएगा आंसर पहले का, एंड इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन 6p4 बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो 6 into 5 into 4 into 3 इसका आंसर, और ये तो 6 into 6 into 6। तो इतने डिफरेंट लेटर्स बन सकते हैं अगर डिजिट्स को रिपीट करने की परमिशन है, और इतने लेटर्स बन सकते हैं इफ डिजिट्स आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड। डिजिट्स को रिपीट करने की परमिशन नहीं है तो इतने लेटर्स इतने नंबर्स बनेंगे इन लेटर्स से। ठीक है बेटा, चलिए मैं अभी यहाँ पर पॉज करता हूँ और आगे के क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 के अंदर क्या करना है? How many numbers can be formed using the digits without repetition so that resulting numbers are between 100 and 1000? इन डिजिट्स का यूज करके हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कितने ऐसे नंबर्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन जो लाई करेंगे 100 and 1000 के बीच में? देखो क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है, तरीके को समझिए। डायरेक्टली ये नहीं बोला कि 100 and 1000 के बीच के नंबर्स निकालिए, या फिर नहीं बोला कि इतने डिजिट्स दिए इससे कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो जो लाई करेंगे 100 and 1000। ये पूछा है कि 100 और 1000 के बीच में लाई करने वाले डिजिट्स, लाई करने वाले कितने नंबर्स बनेंगे इन डिजिट से। मतलब है कि 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। इससे सीधा क्वेश्चन है कि 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। अब 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है इन डिजिट से, तो मतलब क्या 100 पोजीशन 10 पोजीशन यूनिट पोजीशन आएगा। अब जो 100 पोजीशन पर का नंबर है दैट विल बी कितने डिफरेंट वे से वो अरेंज किया जा सकता है। सो 100 पोजीशन पर 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 100 पोजीशन पर अगर 0 आएगा तो वो नंबर बन जाएगा 2 डिजिट वाला। 100 पोजीशन पर इसलिए 0 नहीं आ सकता। तो जो भी यहां पर इस पोजीशन पर नंबर सेलेक्ट किया जाएगा दैट विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स, और वो कितने वे से 5p1 वे से, क्योंकि एक जगह है दैट कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट नंबर्स। सो 5p1 वे से इनटू अब जो बची 2 पोजीशन से दैट विल बी फिल्ड बाय एक नंबर यहां पर आ जाएगा। तो बचे कितने, टोटल डिजिट्स कितने हैं 3 and 3 6 डिजिट से 8 डिजिट यहां पर आ जाएगा। तो बचेंगे आपके पास कितने डिजिट्स 5 डिजिट्स। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 इनमें से एक यहां पर आएगा, लेकिन 4 बचेंगे, और ये 0 तो ऑलरेडी है क्योंकि 0 यहां पर और यहां पर आ सकता है। सो बाकी बचे 5 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स में से आपको 2 जगह भरनी है। सो दैट कैन बी फिल्ड इन 5p2 वेज। सो आपके पास कितने डिफरेंट नंबर्स बनेंगे जो कि 100 and 1000 के बीच में रहेंगे। सो दिस नंबर विल बी 5 into 5p2, दैट इज 5 into 5 into 4, दैट इज 100 नंबर्स। तो आपके पास आएंगे 100 नंबर्स जो कि इनके बीच में आएंगे। ठीक है, हाँ गया वो, हाँ 100 सही आंसर। ठीक है बेटा, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। फाइंड द नंबर्स ऑफ 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 6 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है और डिजिट्स भी 6 ही दिए हुए हैं।
लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पहले भी रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन। यहां पर एक क्वेश्चन खत्म होता है और फिर उसके बाद में ये आप जितने भी 6 डिजिट नंबर्स बना सकते हो इससे विदाउट रिपीटिशन, उनके अंदर हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स, ये जो बनेंगे इनके अंदर कितने ऐसे हैं जिनको 5 से डिवाइड किया जा सकता है और जिनको 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा कि जो 6 डिजिट्स दिए हुए हैं उन डिजिट्स का यूज करके आप कितने 6 डिजिट नंबर बना सकते हो विदाउट रिपीटिशन। सो आपके डिजिट्स कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, ये 6 डिजिट्स है और इन 6 डिजिट्स का यूज करके आपको बनाना है 6 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन। तो एक भी इसके अंदर जीरो नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपली कितने 6 डिजिट नंबर बन सकते हैं, 6 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं, 6 प्लेसेस से 6 डिजिट से भरिए, 6 की 6 दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। सो 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, इतने डिफरेंट 6 डिजिट नंबर बनेंगे इतने डिजिट से। तो यहां तक जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर आपको मिल गया 6 फैक्टोरियल। यहां से आगे जाना है। अब ये जो 6 फैक्टोरियल नंबर से आपके बने 6 डिजिट नंबर जो बने हैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल इतने बने हैं आपके 6 डिजिट नंबर इन डिजिट से। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो 6 फैक्टोरियल डिजिट्स बने हैं तो इनमें से कितनों को 5 से डिवाइड कर सकते हो ये आपको देखना है, ठीक है, इतने नंबर में से कितनों को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। अब आपको पता है कि जिन डिजिट से ये 6 डिजिट नंबर बने हैं, इन डिजिट से बने हैं, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर है जिसको 5 से डिवाइड किया जा सकता है तभी जब उसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो। लेकिन इस डिजिट से जितने भी 6 डिजिट नंबर बने हैं उनके यूनिट प्लेस में 0 आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन डिजिट्स में 0 है ही नहीं। तो है कौन, सिर्फ 5 है, तो 5 का चांस है, 5 का चांस है यूनिट प्लेस पर आने का। तो अब आपको ये सोचना है कि इन डिजिट्स को यूज करके आप ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर बना सकते हो कि जिनके यूनिट प्लेस में 5 आएगा। तो यूनिट प्लेस तो रिजर्व हो गया बेटा, जो आपके पास 6 प्लेसेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 प्लेसेस में से इस प्लेस पर 5 ही फिक्स बैठने वाला है, मतलब आपका एक जगह चली गई, एक डिजिट चला गया, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व है तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये फिक्स यही आने वाला है। आप जितने भी नंबर्स बनाएंगे 6 डिजिट नंबर उनके यूनिट प्लेस में 5 ही चाहिए, क्योंकि आपको देखना है कि इनमें कितने ऐसे नंबर्स है जिनको 5 से डिवाइड किया जा सकता है। अब बचे 5 जगह और 5 डिजिट्स, सो दीज कैन बी अरेंज्ड इन 5p5 वेज, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो आपके पास पहले कितने टोटल नंबर्स थे, और ये तो 5p1 होगा, सॉरी 1p1 होगा, दैट इज 1, सो डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर्स रहेंगे डिविजिबल बाय 5, सो दोज विल बी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल जितने आपके पास नंबर्स है जिनको 5 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, 6 डिजिट नंबर। अब बेटा आपको ये भी बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अब आपके पास टोटल कितने नंबर है, 6 फैक्टोरियल जितने नंबर्स है, सो 6 फैक्टोरियल जितने नंबर्स में से अगर आप 5 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो नंबर्स रहेंगे जिनको 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिंपल है, ठीक है बेटा। चलिए, सो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 के अंदर करना क्या है, 13 के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक कोड वर्ड इज फॉर्म्ड by 2 different English letters followed by 2 non-zero distinct digits। एक कोड वर्ड बनाना है जिस कोड वर्ड में 2 इंग्लिश लेटर्स रहेंगे और 2 डिजिट्स रहेंगे। किस तरीके से, कोड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 different English letters followed by 2 non-zero distinct digits। followed by इसका मतलब समझते हो,
दो डिस्टिंक्ट डिजिट से फॉलोड बाय क्या मतलब हो सकता है? मेरी अंग्रेजी तो सुभान अल्लाह है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत एवरेज अंग्रेजी है मेरी। तो देखो हमें तो इसमें ये तो असल में जो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर ये जरूरी होता है, फॉलोड हुआ है इसका मतलब समझना। हमारे लिए तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हैं। इसके अंदर क्या है कि ये साथ में आ रहे हैं, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर ये ऑल्टरनेट होते तो फिर ठीक था, लेकिन ऑल्टरनेट होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इन्होंने क्या कहा है, कोड वर्ड हमें बनाना है, सो दैट इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स, फॉलोड बाय टू डिस्टिंक्ट लेटर्स फॉलोड बाय टू डिस्टिंक्ट डिजिट्स। फॉलोड बाय कैसे हो गया ये, टू डिस्टिंक्ट लेटर्स फॉलो, देखो पता नहीं अब ये अंग्रेजी में कैसे, देखो मुझे इतना समझ में आता है कि आपका जो कोड वर्ड बनेगा उसके अंदर दो लेटर से इंग्लिश लेटर, जैसे मान लीजिए कोई भी टी ए है और दो डिजिट्स आएंगे 5 6, तो या तो वो कोड वर्ड टी पहले दो लेटर्स हो सकते हैं और 5 6 बाद में हो सकता है, या फिर 5 6 पहले होगा दो बाद में होगा। अभी फॉलोड का क्या चक्कर है पता नहीं, देखूंगा मैं, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा मुझे, फॉलोड बाय का क्या मतलब होता है, ऐसे बोल रहे हो या फिर ऐसे बोल रहे हो, है ना, ये इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अ कोड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स। जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ये भी रहेगा या फिर ये भी रहेगा तो भी इसमें बात सिंपल है कि टोटल 4 जगह है जिसमें कि 2 जगह इंग्लिश लेटर्स आने वाले हैं, 2 जगह पर डिजिट्स आने वाले हैं। अब आगे क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विथ एन इवन डिजिट। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है कि ये चाहे ये पैटर्न हो चाहे ये पैटर्न हो, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो 2 डिजिट्स आने वाले हैं वो कहां से आएंगे, दैट विल बी अरेंज्ड, दैट विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 डिफरेंट डिजिट्स, क्योंकि हमारे पास 10 ही डिजिट्स होते हैं, इनमें से कोई भी 2 डिजिट्स यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर जो लेटर्स आएंगे 2 लेटर्स वो 26 लेटर्स में से आने वाले हैं। सो जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने कोड वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ कितने सच कोड वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। सो 2 लेटर्स विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम 26 लेटर्स इन 26 P2 ways and 2 digits will be selected from 10 digits in 10 P2 different ways। सो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल है, 26 into 25 10 into 9, इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल डिफरेंट कोड वर्ड्स। लेकिन आगे एक और क्वेश्चन पूछा है कि ये यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स पूछा था, एंड आल्सो करके यहाँ पर पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विद इवन डिजिट्स, ऐसे कोड वर्ड्स जो कि एंड होंगे विद इवन डिजिट्स। इसका मतलब है, इसका मतलब यही मुझे लगता है फॉलोड बाय का मतलब ये होता है कि फॉलोड बाय 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय 2 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो इसका मतलब ये होता है फॉलोड बाय डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब लेटर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको एंड करना है विद इवन डिजिट्स। अब जो आपके 0 से लेकर तो 10 तक जो डिजिट्स होते हैं, तो इसको हम इसके अंदर इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विद इवन डिजिट्स, है ना। तो इवन डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8, 5 डिजिट्स होते हैं। सो दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज, ठीक है। अब 5 में से एक यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब बचेंगे कितने, 5 में से एक डिजिट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब जो बचे उसमें से कोई भी एक यहाँ पर लिया जा सकता है, तो बचे 9। सो दिस विल बी फिल्ड इन 9 डिफरेंट वेज, ठीक है।
और ये तो सही है, ये तो पहले जैसे ही था, मतलब 26p2। तो जो सेकंड वाले का आंसर है वो रहेगा 26p2 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, अब जीरो को इवन डिजिट पकड़ दिए कि नहीं पता नहीं, ये देखना पड़ेगा। ओके, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी हम लोगों ने। यहाँ पर नॉन जीरो है ना, तो जीरो कैसे ले सकते हैं? डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय, ओके यहाँ पर डिफरेंट, हाँ चलिए अच्छा हुआ। डिफरेंट का मतलब समझ लो कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको जो कोड वर्ड बनाना है तो इसके अंदर ऐसा कोड वर्ड नहीं बना सकते आप A55 या फिर A25 या फिर AD55, क्योंकि इनका सिंपली कहना है कि आप जो भी कोड वर्ड बनाएंगे दैट विल बी फाउंड बाय टू डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स, डिफरेंट है। और यहाँ पर भी लिखा है नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं। और नॉन जीरो है तो यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा नॉन जीरो की तरफ ध्यान नहीं गया, ऐसे होता है। तो अगर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, जो होते हैं कंप्लीट 10 डिजिट्स। लेकिन 10 में से 0 नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने कहा नॉन जीरो, इसलिए 1 से लेकर तो 9, मतलब हमारे पास सिर्फ 9 डिजिट्स बचे। तो इन 9 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स आपको लेने, तो 9p2 वैसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 26p2 सही है और ये 9p2 मतलब 9 इंटू 8 बनेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर कि इतने आप डिफरेंट कोड वर्ड्स बना सकते हो। लेकिन अभी इन कोड वर्ड्स में आपको ऐसे कोड वर्ड्स चाहिए जो कि एंड होंगे इवन डिजिट के साथ में। तो अगर आपको इवन डिजिट के साथ में इसको एंड करना है तो आपके डिजिट्स कितने हैं, 1 से लेकर तो 9 तक। तो 1 से लेकर तो 9 तक आपके पास कितने इवन नंबर से, 4 इवन नंबर से, 2 4 6 8। अब इनमें से कोई भी एक यहाँ पर आ सकता है। सो देयर आर 4 डिफरेंट वेज। पहले 5 आए थे क्योंकि 0 को कंसीडर किया था, सो देयर आर 4 डिफरेंट वेज। अब 4 में से एक यहाँ पर चला आया तो बचे कितने, 8। पहले 9 बच रहे थे क्योंकि हमने 0 को कंसीडर किया था, अब 8। तो सेकंड वाले का आंसर क्या बनेगा, 26p2, फिर यहाँ पर आएगा 4 डिफरेंट वेज फॉर इवन, और उनमें से एक चला जाएगा तो बचेंगे 8। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड वन, कि इवन डिजिट के साथ में वो कोड वर्ड अगर एड करना है तो आपके पास इतने कोड वर्ड्स बनेंगे। और पहले का जो आंसर था कितने टोटल कोड वर्ड्स बनेंगे, इतने टोटल कोड वर्ड्स बनेंगे, और उनमें भी अगर इवन डिजिट के साथ में एड होने वाला चाहिए तो इतने बन सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका कैलकुलेशन करो, आपको सही आंसर आएगा। कई बार दिक्कत आती है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 letters can be posted in 3 post boxes if any number of letters can be posted in the post box. Okay, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। आपके पास लेटर्स है, 5 लेटर्स है। अब लेटर्स का जमाना तो चला गया है, हमारे टाइम में होता था, जब मैं छोटा था तब हम लोग लेटर्स लिख के, तब टेलीफोन भी नहीं था तो लेटर्स लिख के भेजते थे, है ना। टेलीफोन नहीं था, मतलब था लेकिन एसटीडी वाला था जो बॉक्सेस लगाए हुए रहते थे, है ना। लोग फिर उसके अंदर तब मेरे ख्याल से लोकल भी कॉल नहीं चलते थे, सिर्फ एसटीडी कॉल्स हुआ करता था, जिसको हम लोग जाके लगाते थे। तब लाइन लगता था, तो कोई एक आदमी था जिसके पास फ़ोन का कनेक्शन होता था बीएसएनएल का, तो वो क्या करता था, उसके पास टाइम का मशीन रहता था, तो आपने कितने टाइम बात किया तो उस हिसाब से बिल निकलता था, और फिर हमें बिल भरना पड़ता था। तो काफ़ी महंगा होता था उस समय फ़ोन पे बात करना, तो वो उस समय की बात है। लेकिन मुझे जब का याद है तब मैं बहुत छोटा था, हमारे टाइम पे केजी वगैरह नहीं होता था, सीधा हाँ होता था, मतलब जूनियर केजी सीनियर केजी आप लोग इंग्लिश में बोलते थे, हम लोग उसको मराठी में बालवाड़ी बोलते थे, छोटे बच्चों का। तो जब हम उस समय के थे, मतलब मैं 6-7 साल का था, तब लेटर्स भेजते थे हम लोग रिलेटिव्स को। तो लेटर्स कैसे भेजा जाता था आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, आप लोगों ने कभी भेजा भी नहीं होगा। तो लेटर्स मिलता था 25 पैसे का, 50 पैसे का बड़ा मिलता था। तो उस लेटर के ऊपर जो भी आपको मैसेज लिखना है लिखते थे आप लोग, फिर एड्रेस डालना है और जाके लाल डिब्बा रहता था, तो उस लाल डिब्बे में डालना है आपको।
फिर लाल डिब्बे के अंदर लेटर जितने भी गिर जाते थे उसको वो पोस्टमैन जो भी था, पोस्ट ऑफिस का जो भी कर्मचारी होता था, वो आके कलेक्ट करेगा। फिर वो उसको पर्टिकुलर जिस जगह गए उसको सॉर्ट आउट करके उस जगह पर उनकी गाड़ी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, एसटी में भेजा जाता था या फिर जिस भी उनकी वैन रहती थी उसके अंदर पोस्ट ऑफिस की, तो फिर वो दूसरी जगह पर जाता था। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, ऐसे ही बता दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर कंसर्न क्या है कि आप जो लेटर डालते हो तो आपको बॉक्स में डालना पड़ता था, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कितने लेटर्स है, हमारे पास 5 डिफरेंट लेटर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस। और वो लाल डिब्बे कितने हैं, 3 है, मतलब हमारे पास 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स है। और पोस्ट बॉक्सेस कितने हैं, 3 पोस्ट बॉक्सेस है। ठीक है, सो 3 पोस्ट बॉक्सेस है और 5 लेटर्स है। तो आपको ये पूछ रहे हैं वो लोग कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस इफ any number of letters can be posted in a post box। इसका मतलब समझते हो, if any number of letters can be posted in a post box, इसका मतलब है कि आप एक ही पोस्ट बॉक्स में वो 5 के 5 लेटर्स डाल सकते हो। आपके पास 5 पोस्ट बॉक्सेस है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये पोस्ट बॉक्सेस है आपके, और आपके पास 5 लेटर्स है, तो आप वो 5 लेटर्स 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 लेटर्स आप एक ही पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हो, ये भी आपको परमिशन है। ठीक है, या फिर आप जैसे मर्जी, तो उनका यही पूछना है कि आप ये 5 लेटर्स 3 पोस्ट बॉक्स में डालने कितने अलग अलग तरीके से डाल सकते हो, कितने अलग अलग अरेंजमेंट बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन कैसा है पता है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज में, कि इसी एक्सरसाइज में किया था या पीछे किया था पता नहीं, हमने क्या किया शायद इसी एक्सरसाइज में, कि हमें निकालना था कि एक एग्जाम में कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम देने के लिए। और क्वेश्चन क्या था कि उस एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फॉल्स में दिया जाता है, तो एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। ये उसी के टाइप का बेटा। यहाँ पर एक लेटर की कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक लेटर डाला जा सकता है या तो इस पोस्ट बॉक्स में या फिर इस पोस्ट बॉक्स में या फिर इस पोस्ट बॉक्स में। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है कि एक लेटर को पोस्ट बॉक्सेस में डालने की 3 पॉसिबिलिटीज है, और ऐसे कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है। वहां पर एक क्वेश्चन था जिसकी कितने पॉसिबिलिटीज थी, सही या गलत, उसके आंसर्स की कितनी पॉसिबिलिटी थी, 2, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। और ऐसे कितने क्वेश्चन थे, 5, तो कितने डिफरेंट सीक्वेंसेस बनते थे, 2⁵5। उसी तरीके से यहाँ पर एक लेटर की 3 अलग अलग पोस्ट बॉक्सेस में डालने की पॉसिबिलिटी है, और ऐसे कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, वो बनेंगे 3⁵5। मतलब आप इस लेटर को इसके अंदर डालेंगे, फिर ये लेटर इसके अंदर डालो, फिर ये लेटर इसके अंदर, ये लेटर इसके अंदर, ये लेटर इसके अंदर। तो अगर मैं इस पोस्ट बॉक्सेस को P1 P2 P3 बोलता हूँ, तो पहला सीक्वेंस क्या बना आपका, ये जाएगा इसके अंदर, बाकी 4 जा रहे हैं इसके अंदर। ये एक सीक्वेंस ऐसे बन सकते हैं कि 5 के 5 इसके अंदर जाएंगे। तो ऐसे कितने अलग अलग तरीके से बना सकते हो, तो ये 3⁵5 तरीके से होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इस टाइप के एग्जाम्पल को, है ना, ये टाइप ध्यान में रखना है कि ऐसा कब होता है। मतलब एक चीज है जिसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है और वैसी कितनी चीजें दी है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज है दैट रेस टू वो उतनी चीजें, उतने पॉसिबल वेज होते हैं उसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक कर बैठते हैं, कुछ लोग इसको 5P3 लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत कम अरेंजमेंट्स बताते हैं। 5P3 का मतलब है, 3⁵5 का मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम सो दैट अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑकर्स नेवर ऑकर्स। ये एग्जांपल ध्यान से देखना है, स्पेशल टाइप का एग्जांपल है, मतलब एक स्पेशल केस बनता है। अब तक हम लोगों ने जितना देखा था उसके अंदर क्या होता था, सबसे पहले तो आपके पास n ऑब्जेक्ट दिए, उसमें से आप r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम कंसीडर कर रहे हो फॉर द अरेंजमेंट पर्पस। तो उसके अंदर आपको पता है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो NPR से। अब इसके अंदर केस क्या बनती थी, एक था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सेकंड था रिपीटिशन अलाउड है। तो इसको तो आपको भली बात ही पता है कैसे करना है।
अब उसके बाद में भी एक चीज थी हम लोगों ने देखी कि ये अरेंजमेंट करते समय कुछ लोगों को आपको इकट्ठा साथ में ही रखना है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे कि कुछ वर्ड है जिसके लेटर से हम अरेंजमेंट अलग अलग वर्ड्स बना रहे हैं, तो कुछ वॉवल्स को साथ में ही रखना है। या फिर फोटोग्राफ निकाल रहे हो, 3 लड़कियां हैं, सहेलियां हैं, तो उनको साथ में ही रहना है। तो ऐसे टाइम हम लोग उसका परम्यूटेशन कैसे बनाएं। तो उसी तरीके से ये एक केस है कि जिसके अंदर आपके पास क्या है, 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, 11 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, जिनके अंदर क्या आपको 4 ही कंसीडर करना है एट ए टाइम, एक बार में। और क्या करना है, अगर आपको 4 ही कंसीडर करना है तो ऑब्वियसली 11p4 वेज से उनका अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट ए टाइम सो दैट अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑकर, एक ऑब्जेक्ट हमेशा आना ही चाहिए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपके पास 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और आपके पास जगह सिर्फ आप 4 एट ए टाइम ले रहे हो, दैट मींस वी हैव ओनली 4 प्लेसेस टू अरेंज दीज 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप समझ सकते हो कि आपके पास 11 लेटर्स है, लेकिन आपको उससे 4 लेटर लेके ही कोई एक वर्ड बनाना है। अब उसके अंदर भी एक चीज है कि एक वर्ड, एक लेटर फिक्स आने ही वाला है, ठीक है ना। तो ये समझना है आपको। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको एक समय में 4 ही ऑब्जेक्ट लेने का परमिशन है। दैट मींस वी हैव ओनली 4 फ्री स्पेसेस वेयर वी आर गोइंग टू अरेंज दैट 11 ऑब्जेक्ट्स। सो 11p4 वाला केस तो बनता है, ठीक है, लेकिन ये आपको इन केसेस का आंसर देना है। अब आपको अरेंजमेंट क्या करना है, आपको ऐसे अरेंजमेंट ढूंढना है कि 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम सो दैट ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके अंदर का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आप उसको स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट मान लीजिए। हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उन 11 ऑब्जेक्ट में से जिसको आना ही आना है उन अरेंजमेंट्स में। समझ रहे हो बात को? पूछा क्या जा रहा है, वी हैव 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर 4 एट अ टाइम, लेकिन उन 4 के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कंपलसरी आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस वाले केस में आप कितने डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हो, मतलब ये बात ऐसी हो गई कि इसको कैसे बताऊं मैं, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, हम सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ले सकते हैं, तो आपको कितने डिफरेंट एलिमेंट्स बनानी है। पहली केस है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कंपलसरी रहेगा हर इसमें, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कोई एक बच्चा है जो स्कूल छोड़ के जा रहा है, बीच में ही उसके फादर का कहीं ट्रांसफर हो गया है। अब उस बच्चे को फेयरवेल दिया जा रहा है ना, या फिर टीचर को फेयरवेल, ऐसा मानते हैं टीचर को फेयरवेल दिया जा रहा है। अब टीचर के साथ सारे लोग फोटो खिंचवाने चाहते हैं। अब हो क्या रहा है, हर फोटो के अंदर टीचर तो रहेगा, बस बच्चे बदलते जाएंगे। तो ये वो वाला सीन है। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, जैसे आपके स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं और वो एक टीचर, मतलब टोटल 51 लोग हो गए। आप 51 में से 4 ही लोग एट ए टाइम फोटो निकाल सकते हैं। आप 51 लोग में से 4 लोग फोटो निकालेंगे तो उसके अंदर टीचर आना ही आना है, क्योंकि टीचर के साथ ही तो निकालने का मतलब है, टीचर तो जा रहा है। समझ रहे हो बात को? बच्चे की जगह टीचर जा रहा है, जो एग्जांपल मैंने बताया था आपको, कोई एक टीचर निकल रहा है। अब तो वो जो एक टीचर है वो कहीं पर भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हो, उसको फ्री रखा है, मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है। दैट मींस वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से जो इसके अंदर आना ही आना है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग अरेंज कर सकते हैं इन 4 डिफरेंट वेज, क्योंकि वो 4 में से किसी भी जगह पर जा सकते हैं। सो देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू अरेंज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब बचे कितने ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो अकेला, वो एक तो आना ही है, तो बचे 10 ऑब्जेक्ट। अब 10 ऑब्जेक्ट बचे हैं और जगह कितनी बची है, 3 बची है। सो वो 10 ऑब्जेक्ट 3 जगहों में 10p3 वेज से अरेंज किए जाएंगे। मतलब वो जो ऑलवेज ऑकर वाला सिचुएशन है ना, कि एक ऑब्जेक्ट नहीं हर बार आना ही चाहिए, तो इस वाले का आंसर बनेगा ऐसी कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बन रही है। सो 10p3 into 4 इतनी अरेंजमेंट बन रही है, मतलब कितनी 10 into 9 into 8 into 4, इसका मल्टीप्लिकेशन करो आपको आंसर मिलेगा। अब सेकंड केस है, सेकंड केस में बोला जा रहा है कि नेवर ऑकर्स, एक ऑब्जेक्ट है जो कभी आना ही नहीं चाहिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कभी आना ही नहीं चाहिए। तब ऐसे सिचुएशन में आपका क्या रहेगा,
तो एक ऑब्जेक्ट को आना ही नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन है उसको पहचानो। उन 11 ऑब्जेक्ट्स में से जो भी है जिसको उस अरेंजमेंट में लेना ही नहीं है उसको हटा दो बाजू में। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का टीम है, क्रिकेट का टीम है, अब सिलेक्शन करना है 11 लोगों का, लेकिन आपके पास है 50, ठीक है। अब ऐसा मान लीजिए 12 है आपके पास में, लेकिन लेना है आपको 11 ही। ऐसा मान लेते हैं आपके पास 11 है और आपको एक को नहीं लेना है, क्योंकि नेबर ऑकर बोला है ना, आपको अरेंजमेंट देखना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नेबर ऑकर, तो उसको भैया कंसिडरेशन में रखो ही मत ना, 10 ही बच जाएंगे, उन 10 को ही अरेंज कर दो इसके अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल है नेबर ऑकर वाला। नेबर ऑकर में क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को लेना ही नहीं है ना, तो वो ऑब्जेक्ट को बाजू में हटा दिया, बचे 10, और 10 का 4 जगह पर अरेंजमेंट, दैट इज 10p4 में से। तो सेकंड का आंसर तो बहुत सिंपल है, दैट इज 10p4, दैट इज 10 × 9 × 8 × 7, बात खत्म। तो ये है पहले केस का आंसर, ये है दूसरे केस का आंसर। समझ में आई बात? तो ये उस टाइप का एग्जाम्पल है बेटा, इसको अच्छे से समझना है। तो मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।